नमस्कार। भारत में मानसून की आधिकारिक शुरुआत से पहले ही मौसम ने करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वोत्तर, दक्षिण, मध्य, पश्चिम और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में मौसम का ये बदला मिजाज देखने को मिलेगा, जिसके मुताबिक देश के बड़े हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि 24 मई तक देश के तटीय और पूर्वोत्तर दोनों क्षेत्रों में मौसम खराब नजर आ सकता है, और जिसमें 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा, गरज, चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। क्या है इसकी वजह, क्या रहेगा, ज्यादा असर कहां पर रहेगा और कैसी हैं इसकी तैयारियां, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट जारी किया गया 18 से 24 मई तक देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी तट समेत प्रायद्वीपीय भारत में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जिसमें कर्नाटक, कोंकण और गोवा और केरल में भारी बारिश का अनुमान बताया गया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज और बिजली की पूरी संभावना बताई गई है। इसके साथ ही देश में मॉनसून की प्रगति के लिए भी हालांकि अनुकूल परिस्थितियों का अनुमान बताया गया है, और इसमें क्या कुछ हो सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। 21 मई के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, और ये कहां पर है? कर्नाटक तट से दूर पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। इसके साथ ही 22 मई के आसपास उसी क्षेत्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना बताई गई है, और इसके बाद ये उत्तर की ओर बढ़कर और तीव्र हो सकता है। इसका असर देश के कई हिस्सों पर पड़ेगा। पूर्वोत्तर भारत में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान बताया गया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ चमक और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 19 से 20 मई के दौरान जो अनुमान जताया गया उसके मुताबिक असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना इसके दौरान बताई गई। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। केरल और माहे, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आंधी और बिजली का भी अनुमान है, और इसके साथ ही हवाओं की बात करें तो 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना में आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान बताया गया है। साथ ही तटीय कर्नाटक, उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी ये अलर्ट जारी किया गया है। 19 मई को ही लक्षद्वीप में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया था। इसके साथ ही अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो पश्चिम भारत में बारिश और तेज हवा कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी ये अनुमान जताया गया है, और 22 से 24 मई के दौरान जो है ये अनुमान जताया गया है। गुजरात में भी आंधी की संभावना बताई गई है, जिसमें बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 20 से 23 मई के दौरान कोंकण और गोवा में भी तेज हवाओं की संभावना जताई गई है, और इसके साथ ही 20 से 23 मई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में तेज हवाओं की संभावना बताई गई है। 18 और 20 मई का ही जो एक अनुमान था, इसमें मराठवाड़ा में भी तेज हवाओं का चलना बताया गया था। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तेज हवाएं चलने का अनुमान बताया गया था। अब बात कर लेते हैं पूर्वी और मध्य भारत की, जहां पर पूर्वी और मध्य भारत की बात हम करें तो वहां पर भी इस तरह का अनुमान जताया गया है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में गरज और चमक के साथ बारिश, और इसके साथ ही अगर हवाओं की रफ्तार की बात करते हैं तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना जताई गई, और छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश की बात यहाँ पर की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई। बिजली की भी संभावना यहाँ पर जताई गई है। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ
तेज़ हवाओं की संभावना यहाँ पर जताई गई है और उसके साथ ही बारिश का अनुमान भी बताया गया है। उत्तर पश्चिम भारत की ही अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिश की बात कही गई है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में आंधी, बिजली, 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं और छिटपुट बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 19 और 20 मई को ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई थी। 23 और 24 मई को उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई थी। पूर्वी भारत में पूर्वानुमान की बात करते हैं तो अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की बात कही गई और उसके बाद के 3 दिनों तक कोई बड़ा परिवर्तन इसमें नहीं होगा और देश के शेष भागों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना जो है वो नहीं जताई गई है। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी संवाददाता भी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीजी IMD। डॉक्टर कृष्णा S वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और हमारे साथ श्यामा जुड़ी हुई हैं, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल से, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं। और हमारे साथ सुबीना जुड़ी हुई हैं उत्तर पूर्व से। सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। मोहपात्रा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो एक हफ्ते का अलर्ट जारी किया गया है, कहाँ कहाँ पर जो स्थिति आप देखते हैं ज़्यादा इसमें चिंता की बात होगी, किस तरह से देखते हैं और जोखिम को देखते हुए इसका डिवीजन किस तरह से किया गया है? अगले हफ्ते में पूरी देश में डिफरेंट इलाका में डिफरेंट तरीका का सीवियर वेदर डेवलपमेंट होने का आशंका जताया गया है। इसका मूल कारण यही है कि साउथ वेस्ट मानसून इस बार जल्दी आने का संभावना है। ऑलरेडी साउथ वेस्ट मानसून साउथ अरेबियन सी का कुछ हिस्सा, श्रीलंका और बे ऑफ बंगाल कुछ हिस्सा होते हुए म्यांमार तक पहुंच रहा है। अगले 3-4 दिन में कंडीशंस फेवरेबल रहेगा फर्दर एडवांस के लिए। हमने प्रेडिक्ट किए हैं कि 27 तारीख +- 4 डेज यानी 23 तारीख से शुरू करके कभी भी केरल तट पर मानसून आ सकता है। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपर एटमॉस्फेयर में डेवलप हो रहा है 21 तारीख के आसपास कर्नाटक तटवर्ती इलाका में। इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया 22 तारीख के आसपास डेवलप हो सकता है और धीरे धीरे इंटेंसिफिकेशन होते हुए नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने का संभावना है। ये दोनों के प्रभाव में वेस्ट कोस्ट में स्पेशली बारिश बढ़ता रहेगा और जैसे आपने सूचना दिया कि 22 तारीख से 24 तारीख जो पीरियड है, इसमें कोस्टल कर्नाटक, केरला, कोंकण एंड गोवा, साउथ गुजरात इलाका में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होने का संभावना है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और कोस्टल कर्नाटक में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी जो मानसून एडवांस हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, मॉइस्चर बढ़ रहा है, वहाँ अभी भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल जारी है और ये हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कंडीशंस अगले 5 दिन तक जारी रहेगा। कहीं कहीं भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है और मानसून ऑनसेट फेज में इस एरिया में भी नॉर्मल डेट देखें जून 1 तारीख के आसपास वहाँ ऑनसेट होता है। जब इस बार अर्ली ऑनसेट हो रहा है मानसून का, सो कुछ दिन पहले भी मानसून पहुँचने का भी संभावना को हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न पार्ट्स है उसमें कंडीशंस फेवरेबल होने के कारण थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी है और इसके प्रभाव में जैसे कि ओलावृष्टि, स्ट्रॉन्ग गस्टी एंड स्क्वालिंग विंड्स और रेनफॉल एंड लाइटनिंग रिकॉर्ड हो रहा है और ये सभी का पूर्वानुमान अगले 3 दिन के लिए जारी किए हैं। ये सभी डिजास्टर के अलावा राजस्थान और हरियाणा में कुछ इलाका में
टेम्परेचर भी बढ़ रहा है दिन में। इसकी वजह से हीट वेव कंडीशंस भी डेवलप हो रहा है। 23 तारीख तक कुछ इलाका में हरियाणा और राजस्थान में हीट वेव कंडीशंस भी डेवलप हो सकता है। हम ये सभी डेवलपमेंट को देखते हुए राउंड द क्लॉक वॉच रखे हैं और चेतावनी जारी हो रहा है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चेतावनी के हिसाब से पदक्षेप लिया जाए और जानमाल का नुकसान को कम किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर वत्स, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, और विशेषकर जब हम कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं जहां पर हवाओं की रफ्तार जो है वो काफ़ी है और जो जोखिम वाले एरिया हैं वहां पर किस तरह से पहले ही तैयारियां की जा रही हैं? तो यह तो अच्छी बात है कि मानसून का जो आगमन है वो समय से थोड़ा पूर्व हो रहा है। इससे हमें गर्मी में राहत मिलेगी। जो तेज हवाएं हैं उसके लिए जो आवश्यक अलर्ट हैं वो हम जारी करेंगे, उस पर हम सतत निगरानी रखेंगे। मानसून का जैसे जैसे वो आगमन होगा, उसका जो प्रोग्रेस होगा उसको हम मॉनिटर करेंगे और उस हिसाब से हम अर्ली वार्निंग देंगे। तो जैसा कि अभी डॉक्टर महापात्रा ने बताया, मानसून का आगमन केरल में 25 से 27 मई के आसपास हो सकता है और हम उसके लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। और साथ साथ देश के अन्य भागों में भी हमें बारिश की संभावना है, तो हम सारे राज्यों को हम अलर्ट जारी करेंगे। मॉनसून इस बार का जो मॉनसून है, जैसा डॉक्टर आईएमडी ने हमें सूचना दी है और डॉक्टर महापात्रा इसको कंफर्म कर सकते हैं कि इस बार हमारी बारिश होने के अच्छे आसार हैं। जो लॉन्ग टर्म जो एवरेज है उससे ज़्यादा 104% उससे 4% ज़्यादा होने की संभावना है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो कई क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है और बाढ़ की संभावनाएं भी बनती है। उस पर हम सतत निगरानी रखेंगे और राज्यों के साथ हम किसी भी बाढ़ की स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयारी करेंगे। साथ ही साथ जैसा कहा गया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और गुजरात में थोड़ा तापमान बढ़ने की संभावना है और लोगों को हीट वेव के लिए अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। तो ये दोनों स्थितियां हैं और दोनों स्थितियों पर एनडीए में सतत निगरानी रखेगा और सारे राज्यों को हम उसी अनुसार अलर्ट करेंगे। बिल्कुल। हमारे सहयोगी संवाददाता भी देश भर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं वहां पर? सर से जो हमको पता चला है वो बंगाल में जो लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म ये शाम को इस समय पे, जिसको शायद डॉक्टर महापात्र आपको पता होगा कि ये कालबैसाखी हम जो कहते हैं, ये हमें पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। और इसमें एक चीज के बारे में पूरे प्रदेश सरकार की तरफ से भी बार बार चेतावनी दिया गया है, क्योंकि इसमें लाइटनिंग के कारण काफी पशु और इंसान का मौत हो जाता है। इस बार भी अभी तक करीब 6-7 लोगों की मौत हो गया है और काफी पशु का मौत भी हुआ है। तो ये स्थिति अभी जारी है। लेकिन इसमें और एक चीज है जो सर कह रहे थे कि बंगाल में, मतलब नॉर्थ बंगाल में काफी बारिश का चेतावनी है। शायद आज जो कोलकाता की मेट डिपार्टमेंट है वहां से बताया गया है। तो अगर ऐसा है तो इसमें भूटान भी शामिल है ऐसा बताया जा रहा है। तो भूटान और नॉर्थ सिक्किम और दार्जिलिंग पहाड़ी इलाका में अगर बारिश है तो मतलब ये उत्तर बंगाल में जो तीस्ता जैसे नदी है या बाकी जो नदी है जिनका कई खतरनाक रूप हम पहले देखे हैं, अगर इस तरह की है तो उसमें काफी खतरा आगे आने वाले 3-4 दिनों में है, क्योंकि ऊपर बारिश होने के बाद वो भूटान और सिक्किम में उतरते उतरते 1 दिन या 2 दिन लग जाता है। उसके 3-4 दिनों में काफी खतरे की स्थिति वहां पर बन सकती है। सुबीना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुबीना, क्या कुछ स्थिति वहां पर देख रही है?
जी रमा, जैसे सभी विशेषज्ञों ने, मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से असम की अगर हम बात करें, भारी वर्षा हो रही थी और थंडर स्टॉर्मिंग भी हो रहा था, और जिसकी वजह से इतना कुछ नुकसान अब तक नहीं देखा गया है। अगर आप आज की फ्लड रिपोर्ट की बात कहें तो कोई भी डैमेज एज सच इंसान कहे या एनिमल्स कहे अब तक नहीं हुआ है। और जो स्टेट लेवल प्रिपेयर्डनेस की बात कहे, असम गवर्नमेंट पूरा रेडी है फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सीजेंसीज। तो जैसे कि रिसेंटली ही यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी है रवि कोटा जी ने एक स्टेट लेवल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर मीटिंग बिठाई, जहां पे डिफरेंट फ्रंट्स पे, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा इन केस ऑफ फ्लड असम में टैकल करने के लिए, वो सब कदम व्यवस्थित है कि नहीं। जैसे सिविल सप्लाईज की बात कहें, फूड ग्रेन्स हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। और अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिसेफ ने भी 100 अराउंड अपने आदमी लगाए हैं, पर्सनल्स लगाए हैं, ताकि इन केस ऑफ फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन लोग हेल्प करे। और एनडीआरएफ की बात कहें तो एसडीआरएफ ने अब तक 700 पर्सनल्स लगाए हुए हैं और अराउंड 300 बोट लगाए हुए हैं, जो कि फ्लड प्रोन एरिया और डिस्ट्रिक्ट्स है। रमा, बिल्कुल। श्यामा के पास चलते हैं। श्यामा, क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्योंकि अक्सर बारिश के दिनों में देखा है कि काफ़ी स्थिति वहां पर खराब हो जाती है, क्या कुछ इस अलर्ट को देखते हुए पहले से तैयारियां की गई हैं? देखिए रमा, अगर हम बात करें तो अब जो कुछ साल हैं, कुछ पिछले साल की बात कर लें, अगर रिकॉर्ड देख लें तो मॉनसून्स के आने के पहले हमेशा कोई ना कोई स्टॉर्म, हमेशा कोई ना कोई साइक्लोन ज़रूर आता है, ज़रूर दस्तक देता है। और क्योंकि हमारे पास में यहीं अरेबियन सी है, हमारे बहुत सारे इलाके हैं जो तट से जुड़े होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं, वो ज़्यादा मार झेलते हैं, इसीलिए तैयारियां बहुत पहले से रहती हैं। एनडीआरएफ की बात कर लीजिए, एसडीआरएफ की बात कर लीजिए, या लोकल प्रशासन की बात कर लीजिए, वो सभी अपनी तैयारियां करके रखे हुए हैं। अगर हम सिटीज़ की बात कर लीजिए, जो इनर शहरों की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हैं, जैसे कि ड्रेनेज जो है उनको साफ़ कराना, साथ में जो पेड़ होते हैं उनकी टहनियाँ काटना, होर्डिंग्स जो अगर ऐसे हैं होर्डिंग्स हैं कोई कि वो गिर सकते हैं, खतरे वाले हैं, तो उन्हें ठीक करना, उन्हें हटाना। साथ ही जो ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो कि नुकसानदेह हो सकते हैं, डिलैपिडेटेड हैं, उन्हें भी खाली करवाना, इवैक्यूएट करवाना, इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी नज़र रखी जाती है। बहरहाल अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग की अगर माने तो कई सारे ऐसे ज़िले हैं महाराष्ट्र में जो येलो अलर्ट पर हैं, जिसमें धुले, रायगढ़, रत्नागिरी ये सारे इलाके हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा भारी से ज़्यादा बारिश की जो संभावना बताई जा रही है, वो ऑरेंज अलर्ट की एक चेतावनी दी गई है। वो सारे इलाके हैं कोल्हापुर, नासिक, पुणे, घाट्स जो एरिया हैं कोल्हापुर के या नासिक के, इन सभी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। यानी कि आने वाले 2 से 4 दिनों तक में भारी वर्षा हो सकती है। और साथ ही कई सारे जगहों पर जो, क्योंकि समय से पहले बारिश हुआ है, तो जनजीवन काफ़ी प्रभावित भी हुआ है। और इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में भी ये बताया जा रहा है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है इन सब इलाकों के लिए, तो ये काफ़ी अलर्ट पे रहेंगे, इनके लोगों को भी काफ़ी अलर्ट पे रखा गया है। साथ ही एक ये भी चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से कि जो मछुआरे हैं वो समुद्र में अगर जाएं अपने मछली पकड़ने, तो काफ़ी ज़्यादा अंदर ना जाएं, और साथ ही समुद्र के हालात को देखते हुए अंदर जाएं। अगर सी काफ़ी रफ़ है, समुद्र काफ़ी रफ़ है, तो वो अंदर वेंचर ना करें, वो अपनी ही एक सुरक्षा अपने हाथ में रखें और इस बात का ध्यान दें कि ऐसा कोई सिचुएशन ना अराइज हो कि उन्हें अनटूवर्ड इंसिडेंट का सामना करना पड़े। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक
के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम में। और मौसम विभाग ने जिस तरह से देश के कई हिस्सों में एक हफ्ते तक अलर्ट की जो है जारी किया है, अलर्ट भारी बारिश की वहां पर संभावना है और हवाओं भी तेज़ रफ्तार से जारी हैं। हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं इसी बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए। मोहपात्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो हवा की रफ्तार है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किस तरह से देखते हैं और कब जाकर ये जोखिम में तब्दील हो जाती है? क्योंकि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर स्थितियां जो हैं वो चिंताजनक हो सकती हैं और उसके लिए क्या कुछ जो है दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं, किस तरह से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वर्क करता है? जी, आज अब देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स हो गया हम लोग इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट और रिस्क बेस्ड वार्निंग दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सिटी लेवल पर। जब हम विंड स्पीड का पूर्वानुमान करते हैं, जैसे 40 से 50 किलोमीटर में आपको बोलते रखूँ, दो तरीके का विंड होता है। एक होता है कि गॉस्टी विंड, ऑल ऑफ ए सडन जैसे झटका लगता है, इसको हम गॉस्टी विंड्स बोलते हैं, और गॉस्टी विंड ज़्यादा खतरनाक होता है। और दूसरा होता है कि सस्टेन्ड विंड। सस्टेन्ड विंड में भी कंटिन्यूस मैंने विंड चलता रहता है और कभी कभी फिर स्क्वाली हो जाती है, गॉस्टी हो जाता है। तो दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग होता है, ओरिजिन भी अलग अलग है। जब थंडरस्टॉर्म डेवलप हो रहा है कहाँ, वहाँ ज़्यादातर गॉस्टी विंड्स होता है और कभी कभी ये स्क्वाली विंड हो जाए। स्क्वाली मीन्स एटलीस्ट 1 मिनट तक स्ट्रॉन्ग विंड जारी रहता है। जब विंड स्पीड 45 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है तब इसका पोटेंशियल हो जाता है, जैसे कि ट्री ब्रांचेस गिरना, छोटा छोटा ट्रीज में गिरना, ये सभी इसमें पॉसिबल हो जाता है। इसके साथ साथ जो होर्डिंग्स वगैरह होता है शहरी इलाके में, इससे वो डिसजॉइंट हो सकता है, इसमें भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब विंड स्पीड 65 किलोमीटर हो जाता है तब आप जब कार चला रहे हैं तब वियरिंग हो सकता है, इसलिए कार बैलेंस नहीं रहेगा, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। और 65 किलोमीटर में तो ट्रेन्स भी प्रॉब्लम हो जाता है जब कंटिन्यूसली 65 किलोमीटर चलता है, जैसे मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड होता है साइक्लोन टाइम पर। बिल्कुल डॉक्टर वत्स, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से वर्गीकृत करके बताया है मोहपात्रा जी ने, और बेहद अहम ये जानकारी हो जाती है और ये अलर्ट भी हो जाता है जिससे कि लोग इसको समझे कि किस स्थिति में उन्हें क्या करना है। इसको लेकर किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन में काम किया गया है और किस तरह से जिन जगहों पर ज़्यादा चिंता जताई गई है वहाँ पर जो है तैयारियों की समीक्षा की गई है? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है डॉक्टर वत्स। मैं ये कह रहा था कि तटीय भागों में ज़्यादा इसका प्रभाव होता है और हम इसके लिए आगाह करते हैं कि लोग समुद्र में न जाएं और लोग ऑल्सो समुद्र के किनारे ज़्यादा समय ना बिताएं, थोड़ा दूर रहें। जब भी इस तरह की तेज़ हवाएं चलती हैं तो पेड़ों के गिरने की संभावनाएं होती हैं। कहीं कहीं कमज़ोर घर वगैरह भी गिरते हैं, कहीं कहीं बहाव भी तेज़ हो जाता है तो उसके कारण भी जान माल की हानि होती है। तो तटीय क्षेत्रों में थोड़ा हमें कॉशन रखने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जो शहरों में भी थोड़ा हम जब बाहर निकलते हैं तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेड़ों के गिरने से, कमज़ोर घरों के गिरने से इन सारी कुछ समस्याएं आती हैं। तो अपने को सुरक्षित रखना, अपने को एक ऐसी स्थिति में रखना जहां की किसी भी तरह के इस तरह की में जो दुर्घटना हो उसको किस तरह से टाला जाए। तो इसके लिए हम अलर्ट इशू करते रहते हैं और लोगों को आगाह करते रहते हैं। बिल्कुल मोहपात्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से ख़तरों की बात कर रहे हैं तो किस तरह की जो चेतावनी है वो अक्सर जारी कर दी जाती है, जैसे कि बिजली की संभावना भी बताई जा रही है, किन परिस्थितियों में होता है? और इसके साथ ही एक सवाल और करना चाहेंगे, 21 मई के आसपास जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा तो ये जो है जब नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा तो तब क्या संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी? जब ये कर्नाटक कोस्ट के आसपास एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन 21 तारीख को बनेगा और धीरे धीरे लो प्रेशर होगा 22 तारीख को, हमारा उम्मीद है कि ये और फर्दर इंटेंसिफिकेशन होते हुए डिप्रेशन हो सकता है और नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा तो इसका धीरे धीरे जो इम्पैक्ट है
पहले केरल कर्नाटक होते हुए इसके बाद कर्नाटक और कोंकण कोस्ट यानी महाराष्ट्र, फिर इसके बाद महाराष्ट्र से गुजरात कोस्ट तक रहेगा। इसलिए गुजरात कोस्ट में 23 तारीख से हेवी रेनफॉल होने का संभावना है और विंड स्पीड भी बढ़ेगा। जैसे बस्सा बोल रहे थे और अभी बोल रहे थे, कोई मछुआरे कोई 21 तारीख के बाद समुद्र को नहीं जाना चाहिए, जो भी समुद्र में है वो वापस आ जाना चाहिए। और तटीय इलाका में जो अभी तैयारी चल रहा है वो तैयारी होना चाहिए, स्पेशली महाराष्ट्र कोस्ट और कर्नाटक कोस्ट और गुजरात कोस्ट में, क्योंकि ज़्यादा तक हेवी रेनफॉल होगा। क्योंकि मानसून टाइम में जो ये बड़ी ऐसे एक सिचुएशन डेवलप होता है, ये बहुत रेन बियरिंग सिस्टम होता है। और दूसरा बात है कि ये हिली एरिया है, वेस्टर्न घाट से, इसमें कहीं कहीं लैंडस्लाइड भी हो सकता है, मॉडस्लाइड हो सकता है, मॉड स्लिप भी हो सकता है, और ये प्रोन एरिया है। और तीसरा ये है कि विंड इम्पैक्ट रहेगा और रेनफॉल इम्पैक्ट रहेगा और एट द सेम टाइम रहेगा। इसके लिए हम इसको अपडेट करते रहेंगे, मगर अभी एक एंटिसिपेटरी एक्शन जैसे हम सभी तैयारी करें, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स भी तैयारी करें पूरा तटीय इलाका में, गुजरात से शुरू करके केरल तक, क्योंकि अभी ये मानसून ऑनसेट फेज आ रहे हैं, इसमें बारिश होगा, इसके साथ साथ एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, दोनों का एडवर्स इम्पैक्ट रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहपात्रा जी आपका, डॉक्टर वत्स आपका, प्रसन्नजीत आपका, सुबिना आपका और श्यामा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्थिति की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मौसम विभाग ने अलर्ट ज़रूर जारी किया है और ये इसलिए जारी किया गया है ताकि आप डरे नहीं, किसी तरह का पैनिक ना हो, बल्कि तैयारी करें और दिशा निर्देश का पालन करें। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।